हम सभी के बीच में गायत्री परिवार से पधारे डॉक्टर संगीता सारस्वत जी आप सभी के बीच में हैं। छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम आयोजित 2 दिन से कार्यशाला चल रही है। कल फोर्थ से बच्चे बैठे थे 8th तक। आज आप लोगों का टर्न नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बुलाया गया क्योंकि आज ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर साहब देंगे। आप गायत्री परिवार की कार्यकर्ता और गायकोलॉजिस्ट हैं। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रोजेक्ट के प्रांतीय समन्वयक उत्तर प्रदेश हैं। आपको बहुत ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सीमित समय में आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, विस्तार से बतानी है काफ़ी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। इस प्रशिक्षित विद्यालय में परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे आने का अवसर दिया है, आप लोग से संवाद करने का। और आपको जान के हर्ष होगा कि मेरे अलावा 2-3 चिकित्सक आपके बीच में और बैठे हुए हैं, जो कानपुर नगर के प्रतिष्ठित ENT सर्जन हैं डॉक्टर राजीव चित्रांशी, उनकी पत्नी डॉक्टर शीला चित्रांशी और साथ में उनके सहपाठी। तो ये आप लोग के लिए आज बहुत ही, हम लोग के लिए एक म्यूचुअल एक्सचेंज का प्रोग्राम है। हम लोग आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। आज का विषय हमारा है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन। तो यहाँ उपस्थित आदरणीय मंजूषा मैम, हमारी सभी शिक्षिकाएं, आचार्यगण और प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, सभी को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। आइए, ये जो विज्ञान आज हम समझेंगे, ये ऊर्जा का विज्ञान है। आज हम समझेंगे कि हमारा जो शरीर है वो पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ है और कैसे हमें दोनों को बैलेंस करके स्वस्थ रहना है। तो पहले हम थोड़ी ऊर्जा डाउनलोड करते हैं। अभी आपने प्रार्थना करी, प्रार्थना की शक्ति को जानते हैं, तो एक बार सस्वर मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम को थोड़ा लंबा खींचेंगे, फिर गायत्री मंत्र, है ना, जैसे आपने पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट लय है, तो साथ साथ चलिएगा। कमर सीधी कर लें। जब भी प्रार्थना करें तो कमर सीधी होनी चाहिए, नहीं तो जो एनर्जी डाउनलोड हो रही है वो आपके सुषुम्ना नाड़ी में नहीं जाएगी, प्राण शक्ति, है ना। तो कमर सीधी, गर्दन कमर एक सीध में, नेत्र बंद, दोनों हाथों के गोद में रखेंगे, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर, और भू मध्य में ये हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ स्वर्णिम सूर्य का ध्यान, उगते हुए लाल लाल सूर्य को सविता कहते हैं। उसी से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, प्रसव वर्ड से सविता का उद्गम हुआ है। तो उगते हुए सूर्य का ध्यान, और आप भाव करेंगे कि स्वर्णिम सूर्य की एक एक किरण आपके एक एक रोम में, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक टिश्यू में अवशोषित हो रही है। और भाव बनाइए कि आपका, हम सबका शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है, अंतःकरण स्वस्थ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र, भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ हमने गुरु का आह्वान किया। गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री परिवार की स्थापना करी। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, जो उन्होंने सूत्र दिया था, जो आगे धर्म का सूत्र होगा, जो जीवन जीने की कला का सूत्र होगा, जो हमें सिखाएगा कि हमें कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए, हमारे विचार कहने से होने चाहिए, और उसका आधार है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद।
यानी कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म विल बी द रिलीजन ऑफ टुमारो, है ना। आज आवश्यक नहीं है कि हम क्या करते हैं, मतलब पूजा करें, अर्चना करें, अच्छी बात है, लेकिन जब तक विज्ञान की कसौटी पे ये अध्यात्म के नियम हम बता नहीं पाएंगे तो हमारी अगली जनरेशन उसको अपना नहीं पाएगी, और यही हमारी आज की समस्या है। तो आते हैं विषय पे। हम बात कर रहे हैं समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन। निकोला टेस्ला अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड काहे से बना है, बोलिए, एनर्जी एंड मैटर ऑल्सो। सृष्टि क्या है, जड़ और चेतन। पर आज क्वांटम फिजिक्स ने जब सब 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 एटॉमिक पार्टिकल तक जा करके देखा तो देखा अंत में मैटर बचता ही नहीं है, और जो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है वो इतना डायनेमिक है कि आप मैटर को एनर्जी से अलग नहीं कर सकते। तो एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। होलिस्टिक मतलब होलसम, कंप्लीट पिक्चर। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम केवल सोचते शरीर, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो एक गोली हम खा लेते हैं, बस हो गया। ऐसा है क्या? नहीं। आज विज्ञान और शास्त्र दोनों ने माना है। पहले कहते थे वायरस बैक्टीरिया से बीमारी हो रही है, फिर बात आई कि रक्त में दूषित सब्सटेंसेस आ गए, उससे हो रहा है, या कोई डेफिशिएंसी हो गई विटामिन मिनरल की, उससे बीमारी हो रही है। फिर बात आई कि नहीं, ये तो कोई जीवाणु है, कीटाणु है, बैक्टीरिया, वायरस, वो हमें बीमार कर देते हैं। और आयुर्वेद तो कहता है कफ पित्त वात की जो इम्बैलेंस है उससे बीमारी हो रही है। लेकिन आज विज्ञान भी मान रहा है कि हर प्रॉब्लम की जड़, मतलब जब हमारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है उसकी जड़ हमारे मनोविकारों में है। जो हमारे दूषित विचार हैं, हमारे दूषित भाव हैं, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यह हमको समझना पड़ेगा कि हमारा एग्जिस्टेंस केवल स्थूल नहीं है। कितने लोग ये मानते हैं कि हमारी केवल फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के बाद दी एंड? सब एग्री करते हैं कि फिजिकल के बियॉन्ड भी कुछ है। क्या है? ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी, विज्ञान की भाषा में से कहते हैं। और ये एनर्जी बॉडी कैसे बनी है? हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से। क्योंकि आज क्वांटम फिजिक्स ने यह भी प्रूव कर दिया है कि एवरी थॉट, एवरी फीलिंग इज अ वाइब्रेशन, इट कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी आप जानते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, रूपांतरित हो सकती है ना, फॉर्म चेंज हो सकता है पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो स्वस्थ रखने का यही तरीका है कि मेंटल और इमोशनल बॉडी में जो भाव और विचार आ रहे हैं, अगर वो नेगेटिव हैं उनको रूपांतरित करके पॉजिटिव कर लेंगे तो वो हेल्दी हो जाएंगी, और वो अगर हेल्दी रहेंगी तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी रहेगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, है ना? अभी आपने कोविड में देखा, जिसकी फाइटिंग पावर अच्छी थी वो ले गया, 90 इयर्स के बुजुर्ग भी बच गए क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। और 30 साल के बच्चे भी क्या हो गए, सकम कर गए, उन्होंने एकदम गिव अप कर दिया। तो ये बात है हमारे आत्मबल की, मनोबल की। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम भाव पे ध्यान देंगे और हमारे भाव हमें पॉजिटिव रखने हैं, तब हम पॉजिटिव इमोशनल हेल्थ होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रहेगी। और अगर इमोशनल और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप मान लीजिए कि आप फिजिकली फिट रहेंगे। लेकिन सबके सूत्र हमको समझने पड़ेंगे कि कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा रखना है। अगर कोई कंफ्यूजन है कि मेंटल और इमोशनल बॉडी किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। आज आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है मान लीजिए बनाने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको आइडियाज आएंगे कि मैं पर्यावरण के लिए थोड़ा पढ़ूं, थोड़ा पिक्चर्स काटूं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये आइडियाज कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? माइंड में। एंड सिंस दीज आइडियाज आर कंस्ट्रक्टिव,
ये कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको नया कुछ विचार आ सकता है कि हम पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखें, तो ये आपके मस्तिष्क को सुदृढ़ बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं। तो ये हो गई आपकी मेंटल बॉडी। अब एक तरफ दूसरी सिचुएशन लेते हैं। आपका बहुत बचपन का पुराना दोस्त छूट गया था कहीं, आज फोन आता है सुबह 4 बजे वो आने वाला है, फिर कैसी खुशी महसूस होगी आपको, है ना। और उस खुशी के अंतर्गत सारी प्लानिंग हो जाएगी, 4 बजे उसको ट्रेन पे लेने जाएंगे, उसके लिए फला माता जी को बोलेंगे फला उसके लिए ये डिश बनाइए, और हम यहाँ घूमने जाएंगे, बिठूर दिखाएंगे, गंगा बैराज जाएंगे, है ना। तो ये जो भाव आ रहे हैं आपके प्रेम के, उत्साह के, ये जो उसके प्रति आपको एक खुशी महसूस हो रही है, वो कहाँ आ रहे हैं, हमारे इमोशनल बॉडी में। ये पॉजिटिव इमोशंस हैं। लेकिन अभी एग्जाम की डेट अगर 15 दिन प्रीपोन हो जाए, फिर कैसे भाव आते हैं, फिर क्या होता है, पता था एग्जाम 2 महीने बाद होंगे और हो जाएगी 15 दिन बाद होने वाले, फिर कैसे भाव आते हैं, बोलिए। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। घबराहट हो रही है, टेंशन होती है ना थोड़ी सी, और ये जो घबराहट है, भय है, असुरक्षा है, ये भी हमारे भाव हैं जो इमोशनल बॉडी को अनहेल्दी करते हैं। अब उसमें 2 अप्रोच हो सकती हैं, एक जिसकी तैयारी दुरुस्त थी, एक दिन के लिए थोड़ी सी स्ट्रेस होगी, अरे एग्जाम जल्दी हो गए, पर वो जल्दी अपने आप को पूरा समेट करके जुट जाएगा, और दूसरा इस घबराहट में 3-4 दिन व्यतीत कर देगा। तो इमोशनल बॉडी जिसकी हेल्दी है वो तुरंत कार्य में जुट जाएगा और रिजल्ट में अच्छा करेगा, मतलब एग्जाम में अच्छा करेगा। दूसरी तरफ जो घबराहट, भय, असुरक्षा नेगेटिव में रहेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, और हो सकता है कि कोई वायरस पकड़ ले, इम्यूनिटी लो हो जाती है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, ये विज्ञान का नियम है, स्ट्रेस में होंगे तो सेल जो होता है सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती और उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। ये वृहद विषय, इसको अलग से समझाएंगे। तो इम्यूनिटी कम हुई तो पता चला डायरिया हो गया, घबराहट के मारे इन्फेक्शन लग गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, 4-5 दिन और निकल गए। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि कैसे हम तीनों शरीरों को हेल्दी रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपनी फिजिकल बॉडी पे। फिजिकल बॉडी देखिए, छात्रों के लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये संभव नहीं है कि हम 15 दिन बीमार पड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कितना सारा कोर्स निकल जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने तीनों शरीरों को स्वस्थ रखें। और पहले बात करते हैं हम आपकी फिजिकल बॉडी की। और फिजिकल बॉडी को, यानी कि स्थूल शरीर को, आपका जो ये बॉडी हम देख रहे हैं, जिससे हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे बातचीत करते हैं, सारे क्रियाकलाप जो संसारिक क्रियाकलाप हम करते हैं दिखाई देने वाले, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, आहार का और विहार का। आहार के लिए आपको 4th-5th क्लास से पढ़ाई जाती है, बैलेंस डाइट पढ़ाया जाता है ना। लेकिन हमने आपको कितने शरीर बताए आपके, अभी 3, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो स्थूल जो फिजिकल बॉडी है उस पे तो बैलेंस डाइट काम करेगी, संतुलित आहार। लेकिन मेंटल है जो बॉडी है, माइंड है, उसके ऊपर कौन सा आहार काम करेगा, सात्विक। उसके लिए हमें सात्विक आहार चाहिए। अगर हमने ज्यादा तला भुना राजसिक आहार खा लिया, मांस मछली दुर्गंध वाले बासी खाना खा लिया, तो हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी। जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर मेंटल बॉडी हेल्दी रखनी है तो भोजन सात्विक होना चाहिए। तीसरी, अगर इमोशनल बॉडी, भाव शरीर अच्छा रखना है, तो जो भोजन ले रहे हैं उसके भाव कैसे हैं, उसके वाइब्रेशन कैसे हैं। आज विज्ञान ने ये भी कह दिया, एक पिरामिड आता है जिसमें बताते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फूड, प्राण शक्ति कैसी है, उस फूड के संस्कार कैसे हैं, उसके लिए हमें संस्कारित भोजन लेना है। तो संतुलित हम अभी डिटेल में बताएंगे क्या क्या भोजन है। सात्विक भोजन वो है जो शुद्ध शाकाहारी है, जो आप रोज खाते हो, दाल चावल सब्जी, दूध दही छेना, फल, थोड़े सूखे मेवा, तरह तरह की सब्जियां, सब कुछ जो भी पूर्णतः शाकाहारी है, ताजा बना हुआ है, सुपाच्य है, हल्का है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रोज रोज पराठे नहीं खा सकते, रोज रोज पूड़ी नहीं खा सकते। फिर जो कम घी तेल में पका है, जो धीमी आंच पे पका है,
जो सही प्रकार के बर्तन में पकाए, मतलब एल्युमिनियम का बर्तन नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो संस्कारित हो जाएगा वही भोजन जो सात्विक था, उसके लिए अभी हम बताएंगे गट ब्रेन कनेक्शन कैसे काम करता है। और इसी भोजन को जब आप प्रसन्न मन से ग्रहण करते हैं, और माँ घर में प्रसन्न मन से बनाती है, और जिसको आप ग्रहण करते हैं वो संस्कारित भोजन है। मतलब जो भोजन श्रम की कमाई का है, बेईमानी की कमाई का ना हो, उसको बनाते समय प्रसन्नता के भाव हो, जैसे मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, भजन बजाया जा रहा है, क्रोध ना आए। और अगर मेड घर में बनाती है तो भैया मेड को गुस्सा नहीं दिला सकते, नहीं तो उसके गुस्से के भाव तुम्हारे भोजन में चले जाएंगे। खुद को गुस्सा आ रहा है तो भोजन मत करिए, शांत रहिए, पहले एक गिलास जल पीजिए, जब आपका मन शांत हो जाए तब भोजन करिए, नहीं तो उसके वाइब्रेशंस अच्छे से नहीं जाएंगे, तनाव के हार्मोन्स बॉडी में आ जाएंगे, बहुत अच्छे से फूड डाइजेस्ट नहीं होगा आपका। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि भोजन में और जल में आपकी आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। आपके जो विचार चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं, स्पर्श के द्वारा भोजन और जल में जाते हैं। तो यदि उसको अभिमंत्रित कर लिया जाए, जिसको आज की मॉडर्न भाषा कहते हैं चार्ज योर वाटर, वाटर में अच्छे वाइब्रेशंस दीजिए, वाटर में मेमोरी है। इसको एक साइंटिस्ट हुए जापानीज मसारू इमोटो, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने गंदे नाले का पानी लिया, उस पानी को क्रिस्टलाइज कर दिया, लेकिन बीकर में अलग अलग पानी लिया। एक बीकर से बोला आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा, आप बहुत अच्छे हैं। दूसरे बीकर से बोला आई विल किल यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, घृणित भाव डाले उसके अंदर, गुस्सा डाला। तीसरे से कुछ नहीं बोला। उस पानी को जब क्रिस्टलाइज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो जिसको प्यार के शब्द बोले गए थे, अच्छी बातें बोली गई थी, उसमें सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बन गए, ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। समझ गए, पानी गंदे नाले का ही था तीनों में। और जो दूसरा जिसको बोला गया था कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, उसमें बहुत हैपहैजर्ड, कोई पैटर्न नहीं बना। और तीसरा तो आधा बना आधा नहीं बना। समझ गए। तो जब पानी में ये क्षमता है, और हमारी बॉडी में कितना पानी है, 66% वाटर है ना, और पूरे ब्रह्मांड में भी 2/3 पानी है। तो जो कुछ ब्रह्मांड में वो शरीर में भी है, और इस शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें पानी की मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी चार्ज करके। तो अब से जब जल पिएंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, बैठ करके जल पिएंगे, 2-3 बार अपना इष्ट मंत्र या गायत्री मंत्र बोल के, या केवल उसको थैंक यू बोल करके कि हमें पानी मिल रहा है ना। रेगिस्तान में पानी की कितनी कमी है, कहीं कहीं अफ्रीका में तो, साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड की तरफ से कि पानी की भयंकर कमी है वहाँ। तो ये थैंक यू करके हम पानी पिएंगे, और इसी तरह से भोजन ग्रहण करेंगे, या तो अपना इष्ट मंत्र बोल करके, नहीं तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव ईश्वर के प्रति, कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा, हमको भोजन ग्रहण हो रहा है। तो वो भोजन आपका संस्कारित हो जाएगा, उसके वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है विहार यानी या लाइफस्टाइल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव रहना। विद्यार्थियों के लिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं। अगर 4 घंटे पढ़ना है तो हर घंटे 5 मिनट उठ के टहलिए, घर के छोटे मोटे काम करिए, समय निकालिए उसके लिए। घर के अपने काम जो होते हैं, साफ सफाई में हेल्प करना, थोड़ा बाजार से सौदा लाना, ये सब काम में हेल्प करिए। श्रमशील, एक्टिव बनिए। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, संयम। संयम होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, और सुव्यवस्था होनी चाहिए। अब ये संयम जो है परम पूज्य गुरुदेव ने 4 प्रकार के बताए हैं, जो अभी आप अपना लेंगे तो आपके जीवन में बहुत काम करेंगे। आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए, नहीं तो मैं आपको बोलती आप इसको नोट कर लीजिए। 4 संयम है, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम और अर्थ संयम। इंद्रिय संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें आंखें मिली हैं अच्छा देखने के लिए, पवित्र देखने के लिए, उसका दुरुपयोग हम व्हाट्सएप फेसबुक में कुछ भी देखने के लिए ना करें। कान मिले हैं अच्छा सुनने के लिए, अश्लील गीत मत सुनिए। ठीक है। नेटफ्लिक्स की पिक्चरें जीवन बर्बाद कर देंगी। ये इंद्रियां का सदुपयोग अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वाणी मिली है अच्छा बोलने के लिए, एक अच्छा बोलने से किसी का जीवन बन सकता है। और वही एक बुरा बोल द्रौपदी ने बोला तो महाभारत हो गई। उसने कह दिया अंधे का बेटा अंधा, तो बताइए इतनी बड़ी युद्ध हो गया। तो वाणी पे कंट्रोल, वाणी के 2 मुख्य
उसके क्रियाकलाप हैं, एक तो बोलना और एक खाना, स्वाद, दोनों पे ही कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो चुप रह जाइए, लेकिन आवेश आ रहा है तो थोड़ा शांत रह जाइए, गहरी सांस लीजिए, लेकिन कड़वा मत बोलिए, किसी को प्रोत्साहन देने वाली बात बोलिए। और अगर खाना है तो केवल हितकारी, रुचि के अनुसार खाते हैं, लेकिन रुचि और स्वाद की अपेक्षा हम पौष्टिकता पे ध्यान देंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, वाणी पर संयम। और दूसरा संयम है विचार संयम। ऐसा सबके साथ होता है ना, सोचा था कि हम 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर लेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की थॉट्स आई जा रही है ना। ये मन ही ऐसा, ये माइंड ही ऐसा, इसको कहा ही जाता है कि मन चंचल है, लेकिन हमें कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने की टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक कांस्टेंट वॉच रखेंगे कि ये कोई गड़बड़ विचार तो नहीं आ रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका गुरुदेव ने बताया है कि एक गलत विचार के लिए लड़ने के लिए 1000 अच्छे विचारों की सेना होनी चाहिए। तो ये अच्छे विचारों को कलेक्ट करना पड़ेगा ना। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? अच्छी पुस्तकों से, अच्छी संगति से, अच्छा सोचने से। तो विचारों का संयम। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समय संयम, जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज टाइम टेबल बना लिया तो जीवन भर टाइम टेबल से चलेंगे और जीवन आपका प्रोडक्टिव होएगा, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जितने महापुरुष हुए हैं वो जीवन में समय का संयम जानते थे। गांधी जी अपने पास घड़ी रखते थे, है ना। मोदी जी देखिए कितना समय का संयम, कितना टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आप कितने भी देख लीजिए, रतन टाटा ऐसे ही रतन टाटा नहीं बन गए, अंबानी ऐसे ही अंबानी नहीं बन गए, उन्होंने एक एक क्षण का उपयोग किया है। तो नाउ यू विल मेक अ टाइम टेबल एंड डिसाइड हम कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और चौथा है अर्थ संयम। अर्थ संयम, आपको लगेगा भी हम कमाते तो नहीं है, नहीं, लेकिन आपको घर से पैसे तो मिलते होंगे ना खर्च करने के लिए। अब उसी में आप थोड़े से बचा भी सकते हैं, बचा करके अच्छी पुस्तक खरीद सकते हैं, या उसी पैसे से आप लड़कियां चाट पकौड़ी भी खा सकती हैं, या घूमना फिरना भी कर सकते हैं बच्चे, या मूवी भी जा सकते हैं। दैट इज योर चॉइस, है ना। तो बजटिंग करना और धन कमाना बुरा नहीं है। ईमानदारी से, श्रम से आप लाखों क्या करोड़ों कमाइए, लेकिन सही रास्ता होना चाहिए और खर्च करने में सदुपयोग, मतलब विवेक का इस्तेमाल करिए कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। दीपावली का पूजन सिखाता है, गणेश लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी जी के साथ तो नारायण जी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन गणेश जी की क्यों होती है दीपावली के दिन? क्योंकि गणेश जी विवेक के देवता है। विवेक से कमाएंगे और विवेक से ही खर्च करेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे पास टिकेंगी, माता की तरह उनका दुग्ध पान करेंगे, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये है अर्थ संयम। ठीक है, फूड हैबिट्स पे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं संक्षिप्त में। संतुलित आहार का मतलब हुआ जो कुछ भी है अवेलेबल अच्छा वो हम खाएंगे। मांसाहार नहीं करने का भी एक साइंस होती है। पहली बात आप इतनी समझ लीजिए कि किसी के जीवन को क्षति पहुंचाना अपने स्वाद के लिए कहाँ तक उचित है ना। और हमारे शरीर की संरचना ऐसी नहीं हुई है कि मांसाहार खाएं, ना हमारे वैसे दांत हैं नुकीले, ना वैसी आंतें हैं हमारी, ना हमारे एंजाइम्स वैसे हैं स्ट्रॉन्ग कि वो मांस को पचा पाए। ठीक है, तो मांसाहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जिस पशु पक्षी को मार के खाया जाता है उसके दुख और पीड़ा के भाव आपके अंदर जाते हैं और आपकी इमोशनल और मेंटल बॉडी को अनहेल्दी करते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार में हम केवल शाकाहार की चर्चा करेंगे, लेकिन वैरायटी इंक्लूड करिए अपने भोजन में। जितने प्रकार के अन्न आते हैं सब लेंगे, खाली गेहूं की रोटी नहीं। अगर केवल जिस घर में गेहूं की रोटी खाई जाती है उससे विज्ञान बताता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ रही है। तो अपने भोजन में मक्का भी होना चाहिए, रागी भी होनी चाहिए, जाड़े में बाजरा भी होना चाहिए। तरह तरह के अनाज आपको लेने, और विशेष करके मोटा अनाज जिसको आज सरकार भी कह रही है। सभी प्रकार की दालें, केवल अरहर की दाल नहीं खाएंगे। घर में ज्यादातर अरहर की दाल बनती है कि बदल बदल के बनती है? बेटर है। क्यों बदल बदल के क्यों खानी है? 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, हर दाल में अलग प्रकार का अमीनो एसिड है। अगर एक ही प्रकार के दाल खाओगे तो बाकी अमीनो एसिड की डिफिशियंसी हो जाएगी। प्रोटीन देती है ना दाल, पर वैरायटी खानी है। हर प्रकार की सब्जी, पत्तेदार सब्जी भी होनी चाहिए, और जो कच्ची सब्जी खा सकते हैं, खीरा टमाटर ककड़ी, वो कच्ची खाएंगे। जो उबाल के खानी है उसके घी तेल बहुत नहीं मिलाएंगे,
लौकी तुरई सिंपल उबाल के खाइए, हींग जीरा मिला करके, वो काफी सफिशिएंट है। तला भुना नहीं खाना है। एक व्यक्ति को 5 चम्मच तेल प्रतिदिन अलाउड होता है, केवल आधा लीटर चिकनाई प्रति व्यक्ति प्रति माह, बस इतनी चिकनाई। और चिकनाई में केवल अनसैचुरेटेड फैट्स क्या लेंगे, जैसे नेचुरल ऑयल्स के सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल जैसे मूंगफली का तेल है, या देशी गाय का घी। जमने वाले डालडा ऐसे हमें नहीं लेने, क्योंकि उसके अंदर अनहेल्दी सब्सटेंसेस होते हैं। ट्रांस फैट, जो घी तेल बार बार उबाला जाता है, जैसे समोसा खा लिया, वो कढ़ाई में तेल सुबह से चढ़ा था तो वो खा लिया तो उसमें ट्रांस फैट चले गए। केक, पेस्ट्री, बिस्किट, इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं। अब तो प्रूव हो गया कि ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, ठीक है। फिर दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। फल आपको साबुत फल दिन में 1 या 2 फल का सेवन करना है। कटे हुए फल नहीं खाने, जूसेस नहीं लेने, साबुत फल, गूदेदार फल आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब आती है बात कि हम कैसे खाएं। आपको बताया कि शांत भाव से खाना है। जब खाने बैठेंगे तो एक एक ग्रास को 32 बार चबाएंगे। चबाते नहीं, एक रोटी खाने में 10 मिनट लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा होता है ना, हम भूल जाते हैं कि उसमें भी डाइजेशन की प्रॉपर्टीज है। तो जब कौर मुंह में गया, सलाइवा में मिला, दांतों से अच्छे से काम लिया, तो वो पानी की तरह कौर बन जाएगा। और वो जब पतला पतला खाना अंदर आंतों में जाएगा तो डाइजेस्टिव जूसेस अच्छा काम करेंगे और उनको कम काम करना पड़ेगा। जब आप ज्यादा काम करते हैं मेहनत का, आज कह दिया जाए यहाँ से ईंटें उठाओ, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, थक जाओगे ना। आंतों से ऐसे ही काम लोगे, बिना पचाए बिना चबाए खाना अंदर जाएगा तो आंतों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आंतें थक जाएंगी, फिर पेट की बीमारी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो हम खुद अपनी आदतों से स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक एक कौर को 32 बार चबाएंगे। इसे कहा जाता है खाने को पिए, पानी को खाएं। पानी को घूट कर करके पीना चाहिए, धीरे धीरे लार में मिला करके, उसको अभी आगे समझेंगे, ठीक है। और एक नियम याद कर लीजिए, आचार्य चरक के शिष्य भागवत का दिया हुआ है, अगर ये अपना लेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। हितबुक, रितबुक, मितबुक। जो हितकारी है वो खाएंगे, भोजन सामने, वंस इन अ वाइल छोड़ दो, खा लिया पिज्जा, लेकिन अगर रोज पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाए जाएंगे तो फिर आप स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक है। जो हितकारी है वो खाएंगे। जो ऋतु के अनुकूल है, जाड़े में आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ठीक है। गर्मी में ठंडी तासीर की चीज है, जाड़े में गर्म तासीर की चीज है। उसके बाद मितभुक, पेट से कम, पेट में अगर 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाएंगे, 1/4 जल के लिए और 1/4 हवा के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। ये नियम है, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत अच्छी सब्जी बनी, हमने 2 की जगह 4 रोटी खा ली। क्यों? उससे क्या होगा, जब भी आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसको खाने के बाद आलस से आ रहा है, तो समझ लीजिए आपने ओवर ईटिंग करी है। जो भोजन हमें ऊर्जा ना दे करके आलस और निद्रा दे, इसका मतलब वो हमने ज्यादा खा लिया है। तो विद्यार्थियों के लिए तो समय सीमित है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अब ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके भोजन में हर प्रकार के रंग की फल सब्जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर रंग की फल सब्जी में अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक लोहे की छड़िया को आप छत पर रख दीजिए, फिर क्या होगा, कई साल तक रखी रहने दीजिए। एक लोहे की सरिया लीजिए, छत पर रख दीजिए, फिर क्या होगा, जंग लग जाएगी। जंग मतलब साइंस में क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, है ना। फेरिक ऑक्साइड बन गया, वो वीक हो गई। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डीजेनरेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स डीजेनरेशन। और हमारी बॉडी में भी जितनी डाइजेस्टिव, मेटाबॉलिक जो भी क्रियाएं चल रही हैं, उसके अंतर्गत नेचुरली फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स निकलते हैं और वो हमारे हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक सीमा के ऊपर हो जाती है तो बीमारी हो जाती है।
अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, तो इसका मतलब फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत हाई है। उससे बचने के लिए कि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से लड़े, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स में डॉक्टर गोलियां, कैप्सूल देते हैं। लेकिन अगर भोजन से एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो आप हेल्दी रहेंगे। ऑक्सीडेशन मीन्स डीजनरेशन एंड एंटीऑक्सीडेशन मीन्स एंटी एजिंग। तो हमेशा ऊर्जावान यंग रहना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। अब आप देखिए, लाल रंग के जो फल सब्जी होते हैं उसमें लाइकोपीन मिलता है, पीले नारंगी से हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, हरे से हमें क्लोरोफिल मिलता है, और नीले से बीटा एंथोसाइनिन। अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे और हेल्दी रखेंगे, एजिंग होने से बचाएंगे हमारे सेल्स को, और डिजेनरेशन नहीं होगा। अब जो बात हम आपसे कह रहे थे सात्विक भोजन की, उसका जो साइंस है वो है गट ब्रेन कनेक्शन। इसकी रिसर्च करिए, ईवा सेलब नाम की एक साइंटिस्ट हुई है हार्वर्ड की। वो कहती हैं कि जब आप एक बड़ी सी कार, आप इमेजिन करो कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो और एक मर्सिडीज खरीद के लाए हो, और मर्सिडीज में पेट्रोल डलवाने के लिए जब जाओगे आप पेट्रोल पंप पे, तो क्या बोलोगे? भैया प्रीमियम पेट्रोल डालना, बढ़िया वाला डालना, है ना, नहीं तो इस गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी का इंजन कौन सा है? बॉडी का इंजन क्या है? मस्तिष्क। उसको ऑप्टिमम चलाने के लिए, पूरा यूज करने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए, हमेशा क्रियाशील रहे, कैसा फ्यूल, कैसा पेट्रोल डालोगे? बढ़िया। तो पिज्जा बर्गर से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आज ये भी हंटिंगटन पोस्ट में एक रिसर्च निकली है कि जो बच्चे नियमित ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, उनके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, जो लर्निंग का, मेमोरी का सेंटर है, वो सिकुड़ जाता है, यानी कि आईक्यू कम हो जाती है। अब आते हैं गट ब्रेन कनेक्शन पे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे खड़े होते हो तो आपको कैसा होता है? पेट में कुछ होता है ना? या गाड़ी छूटने वाली है, हम दौड़ रहे हैं, फ्लाइट छूटने वाली है, तो पेट में कुछ होता है। वो क्या है? स्ट्रेस का असर पेट पे पड़ता है। आपके आंतों में, आपकी गट में 1 मिलियन न्यूरॉन्स, यही ब्रेन वाले न्यूरॉन्स की लाइनिंग होती है, यानी कि एक छोटा मस्तिष्क यहाँ पे भी है, और ये दोनों, बड़ा मस्तिष्क और ये छोटा मस्तिष्क, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, जैसे सेरोटोनिन, गाबा, इसके द्वारा और नर्व कनेक्शन से कनेक्टेड होता है। तो जब तनाव होगा तो पेट गड़बड़ होएगा, और पेट में अगर गड़बड़ खाना जाएगा, पेट गड़बड़ होगा, तो ये मस्तिष्क सही से क्रियाशील नहीं होगा। तो यहाँ से, इस पेट से, गट की लाइनिंग से, यहाँ के न्यूरॉन से 95% सेरोटोनिन, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, खुशी का हार्मोन है, वो रिलीज होता है। पर कब रिलीज होता है? जब आप अच्छा भोजन, हेल्दी फाइबर डाइट खाते हैं, हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में मोटा अनाज, गेहूं में से चोकर ना निकाला जाए, साबुत फल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब आप जब लेंगे तो सेरोटोनिन निकलेगा, आपका मस्तिष्क क्रियाशील होगा, आप प्रसन्न रहेंगे। ठीक है? जब आप पिज्जा बर्गर खाते तो टेम्पररीली निकलता है, लेकिन रोज रोज खाने से आंतों में सूजन आ जाती है और सेरोटोनिन निकलना बंद हो जाता है, तो वो आंतें आपकी सूज जाती हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है ज्यादा मैदा खाने से। तो भोजन में ध्यान रखेंगे, मैदे का सेवन कम, बहुत कम, चीनी बहुत कम, चीनी का उपयोग कम से कम, व्हाइट शुगर, उसकी जगह घर में बोलिए खाड़ लाएं, गुड़ का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, और चिकनाई बिल्कुल कम। ठीक है? और कम तला भुना, वंस इन अ वाइल खा सकते हैं रात से। ठीक है? तो ये है हमारा गट ब्रेन कनेक्शन। एक और हार्मोन रिलीज होता है, गाबा, वो भी अच्छे भोजन से रिलीज होता है। वो क्या करता है? वो हमें भय असुरक्षा से बचाता है। तो अगर वो नहीं सेक्रेट होगा तो आपको घबराहट होगी, जल्दी पैनिक हो जाएंगे। कोई सिचुएशन ऐसी आई जो आपने पहले कभी डील नहीं करी, तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको डील करें। तो ये भय, असुरक्षा, चिंता मुक्त, चिंता होना, ये सब गाबा की ना होने से होता है। ठीक है? तो वो भी भोजन पे ही निर्भर करता है। अब लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया, अनुशासित होना चाहिए, है ना? नियम, 4 प्रकार के संयम बताए ना, बोलेंगे? बोलिए, 4 प्रकार के कौन से संयम थे? सबसे पहले इंद्रिय संयम, दूसरा विचार संयम, तीसरा समय संयम, चौथा अर्थ संयम। लिख लीजिएगा इसको जाकर के। श्रमशील होना है और एक मुस्कुराहट रखनी है। बच्चियों के लिए कोई फैशन मत करो, केवल स्माइल करती रहो, बहुत सुंदर लगोगी।
ठीक है, एवरीबडी, स्माइल इज अ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट विच गॉड हैज गिवन अस, है ना। हम मुस्कुरा सकते हैं और मुस्कुरा करके दूसरे को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। इन्फेक्शंस होती है ना, किसी को मुस्कुराता हुआ देखो, विदेशों में ये बहुत होता है, कोई जानता है नहीं जानता, वो आपको देख के मुस्कुराएगा जरूर, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये तो वी कैन प्रैक्टिस दिस। हम उनकी केवल शराब सिगरेट वाली आदतें क्यों लें, हम उनकी अच्छी आदतें भी तो ले सकते हैं, ठीक है। और पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद से मतलब है गहरी नींद आनी चाहिए। रात में 8 बजे से 2 बजे के बीच में मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 से 11 के बीच में नहीं सोते तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, आपको गहरी नींद नहीं आएगी। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय से सोएं, समय से उठें। अगर आप रात में लेटते समय मोबाइल या टीवी खोलते हैं तो उसकी जो लाइट पड़ती है यहाँ पर, उससे मेलाटोनिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, फिर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल हटा के रख दें और जल्दी सोने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक फिट है। हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे दिनचर प्राणी बनाए भगवान ने, जो सूर्योदय के साथ हमारा कार्य शुरू होता है, सूर्यास्त पे धीरे धीरे हमारा बंद होने लगता है कार्य। तो आप सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठने का प्रयास करें और सूर्यास्त के बाद अपनी गतिविधियों को थोड़ा कम करें, क्योंकि हमारे सेल्स में ये जैविक घड़ी फिट है जो जानती है कि सूर्योदय के समय एक्टिव होना है और सूर्यास्त के बाद वो शिथिल होने लगती है, ठीक है। और जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जो जैसे लिवर है, आंतें हैं, लंग्स, इनकी सफाई रात में होती है, मेनली 12 से 4 बजे के बीच में। तो अगर उस समय आप जगते हैं तो ब्लड क्या है, ब्रेन में भी जाएगा, कुछ खाएंगे तो आंतों में भी जाएगा। तो ये ब्लड जो सफाई के लिए लिवर में जाना चाहिए था, लंग्स में जाना चाहिए, वो कहीं कहीं डाइवर्ट हो गया, तो आपके शरीर से विषाक्त जो पदार्थ हैं वो पूरी तरह से नहीं निकलेंगे, वो आपको अस्वस्थ बनाएंगे, ठीक है। अब हम समय संयम की जो बात कर रहे थे वो मैंने थोड़ा डिटेल में लिया, इसलिए कि देखिए अभी किसी से हम कहते हैं कि बेटा थोड़ी सी अच्छी पुस्तकें भी पढ़ लो, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा योग कर लो, तो ज्यादातर विद्यार्थी कहते हैं बहुत पढ़ाई है, समय नहीं है। लेकिन एक बार इस स्लाइड को देख लो तो पता चल जाएगा हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। सोना था 5 घंटे, सो गए 7 घंटे, 1 घंटा गप लड़ाते रह गए, 1 घंटा इधर घूमते रह गए, उधर घूमते रह गए, टीवी में एक कुछ 15 मिनट का देखना था, 1-1.5 घंटा टीवी देखते रह गए, गेमिंग करते रह गए। तो ये तो टोटल मिला के 7 ही घंटे हैं, जिसमें भी व्हाट्सएप और फेसबुक इंक्लूड नहीं किया गया, सॉरी आजकल तो इंस्टाग्राम भी है ना। तो ये सब आपको कहाँ ले जाएगा, लक्ष्य से दूर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पेंडुलम जानते हो, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम चलता तो वो जीवन भर है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तो लक्ष्य निर्धारित करो आज ही, मेक योर गोल, और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, पूरी शक्ति उसमें लगा दो, टाइम टेबल बना करके उसके लिए कार्य करो, ठीक है। अब दिनचर्या में आप एक चीज में छोटे छोटे सूत्र देके अपनी बात को समाप्त करूंगी। आप एक चीज को अपना सकते हैं जो बहुत आपके लिए लॉन्ग रन में हेल्पफुल होगी, वो है हर दिन प्रतिदिन को नया जीवन। आप सुबह उठते ही डे प्लान करिए, इसे कहते हैं आत्मबोध की साधना। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, उधर मत ध्यान दीजिए, इधर देखिए। जितने बजे भी उठते हैं, बैठे बैठे बिस्तर पे ईश्वर का धन्यवाद, आज का दिन हमें मिला, कितने लोग रात में सोए थे उठे भी नहीं, तो आज हमें मिला दिन तो उसके लिए थैंक यू। और वहीं बैठे बैठे पूरा दिन, जैसे सोच लो आज ही का दिन मिला है, एक दिन का जीवन, और हर दिन नई मौत। तो एक दिन का जब जीवन मिला होगा तो आप उसे वेस्ट तो करेंगे नहीं, एक एक क्षण को यूटिलाइज करेंगे, इसे कहते हैं डे प्लानिंग। जब हम गहरी नींद से जागरण की अवस्था में आते हैं या सोते समय जागरण से गहरी नींद में जाते हैं, उस 5 मिनट में हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, और जो भी हम खुद को बोलेंगे, जो भी संकल्प लेंगे, जो भी प्लान करेंगे, वो हम अपना पाएंगे जीवन में, क्योंकि उस समय मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बहुत अधिक होती है, उस समय अल्फा वेव्स होती है, ब्रेन शांत होता है, हमारा ब्रेन शांत है तो जल्दी हमारी बात को सुनता है, तो जो भी हम प्लान करेंगे वो एक्ट कर पाएंगे। रात को सोते समय डे एनालिसिस, समीक्षा, पूरे दिन जो हमने सोचा था उसको हम कर पाए कि नहीं कर पाए, इस भाव के साथ कि नहीं बस कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाए कल कर लेंगे, क्षमा याचना मांगते हुए निश्चिंत होकर के, कोई भी नेगेटिव थॉट चिंता लेकर के बिस्तर पे नहीं जाना है, ठीक है। वहीं की वहीं अपने इष्ट के गुरु के चरणों में समर्पित, कल उसको करेंगे, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। और बीच में क्या करेंगे, 3 यूएसए चलेंगे, अमेरिका वाला यूएसए नहीं, उपासना, साधना, आराधना,
ठीक है। उपासना मतलब 5 मिनट ईश्वर के पास बैठना। जिसके पास बैठते हैं उसके गुण आते हैं। आग के पास बैठो गर्मी आती है, बर्फ के पास बैठो ठंड आती है, ईश्वर के पास बैठोगे तो ईश्वर के गुण आएंगे। 5 मिनट की उपासना, 24 घंटे की साधना, वही 4 संयम, नियमितता, उन संयमों में नियमितता, एवरी डे सेम चीज हैज टू बी रिपीटेड, ओके। और तीसरी है आराधना। जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो अपने मित्र को भी आप प्रेरित कर सकते हैं कि वैसा करिए, वो आराधना। ये एक बहुत छोटा सा सूत्र है स्वास्थ्य के लिए। सुबह उठते ही ब्रश किए बिना 1 लीटर मतलब 2 से 3 गिलास सादा पानी पिए घूट कर कर। उससे आपका इम्यूनिटी अच्छी होती है। ओ तो अभी तो चलिए ठीक है। चलिए मैडम ने टाइम बढ़ा दिया है तो अब हम थोड़ा और आराम से आपको बताते हैं। ऊषापान, ये एक चीज अगर अपना ली तो बहुत स्वस्थ रहोगे, ठीक है। ये हमारे भैया बैठे गोविंद बिहारी जी, इनकी कोई एज बता सकता है? एनीबडी गैस, वाइल्ड गैस है कितना? 85? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। साइक हाँ नहीं, ये भी कुछ कम हो गया। बीच में आ जाओ थोड़ा है। भाई साहब अपनी सही एज बताइएगा आप। 76। रोज इतनी साइकिल चलाते हैं। सूत्र दे रही हो तुम्हें यंग रहने का सूत्र, उषा पान, और उसकी साइंस समझो। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए कम से कम 1 गिलास से शुरू करो। कितने लोग करते हैं उषा पान ये बताओ? वाह, गुड गुड गुड, मेनी पीपल आर डूइंग, मेनी पीपल, ठीक है। अब इस झगड़े में हम नहीं पढ़ेंगे कि गुनगुना पीना है कि सादा पीना है। इसमें आयुर्वेद कहता है अगर आपकी प्रवृत्ति पित्त वाली है तो आप सादा पानी पीजिए, और अगर नॉर्मल है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक है। और मौसम अनुकूल भी आप चेंज कर सकते हैं ना, अभी गर्मी बहुत है तो आप सादा पानी पीजिए, लेकिन पीना जरूर है। जो नहीं पीते हैं वो 1 गिलास से शुरू करेंगे, 3 गिलास तक जाएंगे, मतलब कम से कम 1 लीटर पानी बैठ करके। आप लोग तो उकड़ू बैठ सकते हो, हम नहीं बैठ पाएंगे। उकड़ू बैठ के पंजों के बल, और नहीं तो चेयर पे या बेड पे पीठ को सीधा रखते हुए, ठीक है, घूट कर करके पानी पिएंगे। अब इस पानी से होगा क्या? रात में सोए थे बिना ब्रश किए पीना है तो मुंह में क्या इकट्ठे हो गए रात भर में? जोर से बोलो, आवाज कहां चलेगी? है रात भर में मुंह में क्या इकट्ठा हो जाता है? सलाइवा तो नहीं, चलो सलाइवा के अंदर क्या सेक्रेट होता है? ब्रश। मुंह से सुबह बदबू क्यों आती है? ब्रश क्यों करने भागते हो सुबह उठ करके? मुंह में छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं रात भर में। अब पानी पिया तो डाइल्यूट होकर के, डायरेक्ट चले जाएंगे तो नुकसान करेंगे। पानी पी लिया तो डाइल्यूट होकर के वो प्रतिदिन नए प्रकार के बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु हमारे छोटी मात्रा में जा रहे हैं अंदर। तो उससे क्या होगा? हमारे बॉडी लड़ेगी उससे। जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है तो हमारे सारे सेल्स तैयार हो जाते हैं ना। अब देखो, जब हम सियाचिन पे, जो हमारी सेना है, वो रोज प्रैक्टिस करती है लड़ने की। रोज, एक दिन ऐसे तो ना सुस्त पड़े हुए हैं, अब किसी दिन जब कॉल आएगी तब लड़ाई पे जाएंगे। तो हमारी बॉडी को रोज वायरस, बैक्टीरिया मिल रहे हैं छोटी मात्रा में, जो इतने इफेक्टिव नहीं है कि बीमारी कर सके, पर वो इतने इफेक्टिव हैं कि एंटीबॉडी बन सके। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी तो कोरोना के वायरस को अधमरा करके उसको वैक्सीन में डाला गया, तो अब वो वैक्सीन के रूप में कोरोना नहीं कर सकता, लेकिन एंटीबॉडी बन गई। तो आप जब रोज पानी के साथ ये वायरस, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहे हैं, रोज नए प्रकार की एंटीबॉडी शरीर में बन रही है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको हल्के फुल्के इन्फेक्शंस नहीं होंगे। दूसरी बात, आपको कब्ज नहीं होगा, पानी पर्याप्त पिएंगे। और 3 आसन होते हैं जो हम टॉयलेट जाने से पहले कर सकते हैं। ताड़ासन, त्रियक ताड़ और कटी चक्र। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है वो नोट कर ले, कभी योग की क्लास होगी तो बता दिया जाएगा। ताड़ासन, त्रियक ताड़, कटी चक्र उषापान के बाद। उसके बाद एकदम आराम से आपको मोशन हो जाएगा, कब्ज नहीं होगा। आपका पानी अच्छे से पिएंगे तो यूरिन पर्याप्त मात्रा में होएगा, तो किडनी की सफाई होगी, है ना।
और फिर पसीना अच्छे से निकलेगा तो रोम छिद्रों की सफाई होएगी और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहेगा। आजकल गर्मी में हर समय एसी चला के थोड़ी ना बैठ सकते हैं, पानी पीते रहिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन ऊषा पान सुबह ही करना है बिना ब्रश किए, ठीक है। इससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे और बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप हमेशा यंग रहेंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अब आता है योगासन प्राणायाम। अन्य व्यायामों की अपेक्षा योगासन का क्यों महत्व है, क्यों आज इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है, कोई बता सकता है? जिम भी तो बहुत खुल रहे हैं, तो जिम डे क्यों नहीं बनाया जा रहा? Why are we not celebrating gym day and why are we celebrating international yoga day? योग एक ऐसा व्यायाम है, योगासन, और योगासन का मतलब योग को पहले तो हम योगा ना बनाए, योग मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा को। यहां पे हम बात आ रहे हैं तीनों शरीरों को इक्विलिब्रियम में रखने का नाम है योग। जो आपको 3 शरीर बताए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों अगर एक ही इक्विलिब्रियम रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो योग सदेगा। योगासन विशेष करके, योग में खाली योगासन नहीं होता है, और भी बहुत है। पतंजलि योग के कई सारे सिद्धांत है, यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ऑर्डर अलग है। लेकिन आप यहाँ पे जिस हम योग की व्यायाम के रूप में बात कर रहे हैं, योगासन ऐसा व्यायाम है जिससे आपकी मांसपेशियों में, आपकी हड्डी में, आपकी मज्जा यानी बोन मैरो में, आपके स्नायु तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, ब्रेन है, स्पाइन है, इसमें मजबूती और लचीलापन साथ साथ आता है। चूंकि मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे जो बहुत एग्रेसिव तरीके से जिम करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, कहीं बैकएक हो गया, कहीं कोई लिगामेंट टूट गया, क्योंकि वो इतनी एग्रेसिव एक्सरसाइज होती है, आपकी मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। और योगासन इस तरह से साइंटिफिकली डिजाइंड है कि आप योगासन करेंगे तो आपका मांसपेशियां और स्नायु तंत्र, विशेष करके नर्वस सिस्टम आपका मजबूत भी होएगा और लचीलापन भी होगा। और जब लचीलापन होता है हमारी नाड़ियों में, ये नाड़ियां वेन्स और आर्टरीज नहीं है, ये नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर में एक एनर्जी चैनल है जो हम डिसेक्शन में फिजिकल बॉडी में नहीं देख सकते। हम बॉडी का डिसेक्शन करेंगे तो आर्टरी, वेन, नर्व्स तो देख सकते हैं, नाड़ियां नहीं देख सकते। नाड़ियां क्या है? नाड़ियां वो तंत्र है एनर्जी का जिसमें हमारी प्राण शक्ति बहती है ना। तो अभी प्राणायाम पे आएंगे तो बात करेंगे प्राण क्या है। लेकिन योगासन इसलिए करना है, क्या होता है स्कूल में योगासन नाम होता है? छात्रावास में होता है। अब डे स्कॉलर्स भी अपना कुछ ऐसा नियम करें कि वो नियमित योग करें। प्राणायाम, प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? चलिए आगे बात करेंगे। पैदल चलना, सब लोग साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं? साइकिल से। अब थोड़ी देर साइकिल खड़ी करके थोड़ा सा एक चक्कर फील्ड का लगा के वॉक करिए, ठीक है। अब ये जितनी चर्चा कर सकते हैं हमने फिजिकल बॉडी की करी। अब हम आते हैं मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपने सुना होगा आजकल बहुत एक कॉमन वो है, पॉजिटिव सोचो, है ना। पर पॉजिटिव कैसे सोचो? मान लो घर में कोई समस्या है, या किसी में अंक कम आ गए, या कुछ गड़बड़ है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो पॉजिटिव कैसे सोचें? प्रश्न उठेगा नहीं मन में। तो क्या करेंगे पॉजिटिव रहने के लिए? पॉजिटिव रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बताया, आहार और विहार पहले तो सही करेंगे अपना, सोने का समय, उठने का समय सही करेंगे, ऊषापान करेंगे, लेकिन प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम को अगर बात करें, प्राण क्या होते हैं? हम लोग प्राणी क्यों कहलाते हैं? प्राण क्या है? प्राणवायु इज डिफरेंट। प्राण वो शक्ति है, वो चैतन्य तत्व है जिसके कारण हमारी आत्मा शरीर में टिकी हुई है। जिस दिन प्राण छोड़ देंगे उस दिन हम क्या बन जाएंगे? शव। प्राण निकल गए फिर क्या बचा? फिर तो नाम खत्म। फिर कोई नहीं कह रहा डॉक्टर संगीता सारस्वत, तो बॉडी हो गई, बॉडी है ना, प्राण निकल गए जिसकी वजह से हम जीवित हैं, चल रहे हैं, वाइटल फोर्स लाइफ का। अब उसको जो बढ़ाने की टेक्निक है, प्राणों का आयाम, एक्सपेंशन, उसको कहते हैं प्राणायाम। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, है ना,
लेकिन उस 24 घंटे में कई लोग बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और कई लोग अपना जीवन यापन ही मुश्किल से कर पाते हैं। तो ये है प्राण शक्ति की अधिकता या कमी। तो इसको प्राणायाम के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। इसकी पूरी साइंस है। जैसे आपको 3 प्राणायाम विशेष तौर से करने चाहिए, प्रैक्टिकल क्लास में अलग से बताया जाएगा। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, तीनों प्राणायाम जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपका ये देखिए, ये जो 2 नॉस्ट्रिल है ना, ये 2 हमारे कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं ब्रह्मांड से, जो प्राण आ रहे हैं। और जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी है, यानी कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो चैनल है। और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी है, और वो पैरासिम्पैथेटिक। अब इसको बैलेंस रखना है हमको, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक या सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना है, जो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन से होता है। सिंपैथेटिक क्या करता है, हमको क्रियाशील रखता है। सूर्य नाड़ी की अगर क्रियाशीलता बढ़ गई तो आपको क्या होएगा, आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाओगे, कुछ एजिटेटेड रहोगे, हमेशा शांत नहीं बैठ पाओगे। और अगर पैरासिम्पैथेटिक या चंद्र नाड़ी की क्रियाशीलता बढ़ गई तो आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाओगे, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, पड़े हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए, बैलेंस मिलेगा हमको प्राणायाम से। और भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन के सेल्स को रिजुविनेट करता है। पता है ना कैसे करते हैं, अभी लास्ट में समय होगा तो करके देख लेंगे। फिर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, रोज अपने एक कोई अच्छी पुस्तक आप रखेंगे। रात को आधे घंटे का स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं, एक तो अपना चिंतन, स्वाध्याय, अपना आत्मचिंतन करना भी स्वाध्याय है, और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, जिसमें महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, अब्दुल कलाम को पढ़िए, महाराणा प्रताप को पढ़िए। अच्छे अच्छे विचार उनके जीवन से आप ग्रहण कर पाएंगे, और अपने को, स्वयं को आप इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी, केवल पढ़ाई नहीं करेंगे तो उससे केवल एक लेफ्ट साइड का ब्रेन डेवलप होता है। कुछ ड्राइंग पेंटिंग नहीं भी आता हो, इंटरेस्ट नहीं भी है, तो भी थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग, कुछ क्ले से बनाना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन म्यूजिक कैसा सुनेंगे ब्रेन के लिए, सुरीला, कर्णप्रिय, रागों पे आधारित, है ना, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ढम 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 वाला सुनेंगे तो आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। डीजे वाला म्यूजिक नहीं सुनना है। और म्यूजिक में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि इसके शब्द क्या है, एक एक शब्द आपके विचारों को मतलब पोषण दे रहा है। तो अगर अश्लील शब्दों वाले गीत सुनेंगे तो वैसे विचार आएंगे, और मनुष्य में अगर मस्तिष्क में पवित्र और सात्विक विचार चाहिए तो वैसा संगीत आपको सुनना पड़ेगा। आज चिकित्सा विज्ञान में म्यूजिक एक उपचार की विधि बन गया, मंत्रों द्वारा उपचार हो रहा है। ठीक है। उससे एल्जाइमर्स नहीं होता, बीपी कम होता है, नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। बहुत सारी रिसर्चेज है म्यूजिक के ऊपर। अब लास्ट में आता है आपका भाव शरीर। उसके लिए क्या करेंगे, मेडिटेशन करते हैं। घर से निकलते हैं तो मम्मी कहती है ध्यान से साइकिल चलाओ, ध्यान से मोटरसाइकिल चलाना, एग्जाम देने निकले तो ध्यान से एग्जाम लेना, पर ध्यान किसी ने नहीं सिखाया। ध्यान सिखाया किसी ने? चलिए, तो वो किसी क्लास में अगर समय देंगे तो इन लोग को 2-3, वो जो एक्चुअली कल क्लास हुई थी वो इनके लिए है ना। हाँ, कल छोटे बच्चे, लेकिन वो इनके काम की है। इनको सोहम साधना, भ्रामरी प्राणायाम, इसका प्रैक्टिकल, ठीक, तो उसको विज्ञान के साथ बताएंगे। ठीक, आप सबके साथ शेयर करना सीखिए, सेंसिटिविटी बढ़ाइए। अगर कोई गरीब है, कोई लाचार है, 5 मिनट निकाल के उसकी मदद करेंगे। इनसेंसिटिव नहीं, मैं तो अपने लक्ष्य पर फोकस हूँ, बस उसी की तरफ चलूंगा, नहीं। थोड़े अपनी हमें जागरूकता और अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना है। और जो जप होता है, जो ध्यान होता है, वो हमारे भाव शरीर को पोषण देता है। ठीक है। जप क्या करता है, क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है जो अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक वेव से भी ऊपर की होती है। क्योंकि जब हमारे मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ, तालू, जीभ, इस सब में घर्षण पैदा होता है बार बार जब करते हैं। और वो घर्षण से जो ऊर्जा होती है वो हमारी नाड़ियों के माध्यम से, हमारी ग्रंथियों से, हमारे कोशों से, हमारे षट चक्रों से टकरा करके स्फोट के साथ ऊर्जा प्रस्तुत करती है, और हमारे अंदर एक नया जागरण होता है। और यही मंत्र की तरंगें ब्रह्मांड में जाकर के उस
शक्ति पुंज से टकरा करके अपने साथ सेम फ्रीक्वेंसी की थॉट्स लाती हैं और साधक को और ज्यादा पावरफुल या पोटेंशिएट करती है उसके विचारों को। जैसा विचार सोचोगे, मैंने कहा ना विचार ऊर्जा है, विचार एनर्जी है, वो विचार जाएगा, ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा, अपने साथ सेम फ्रीक्वेंसी के विचार लेकर के आएगा। एक गलत विचार 100 गलत विचार, एक अच्छा विचार 1000 अच्छे विचार। ये ध्यान रखिएगा, ये नियम है विज्ञान का, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे यहीं पे हम एक दो सूत्र और बता के अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो मंत्र जप, ध्यान, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट 10 मिनट केवल बैठ करके आती जाती सांस पे ध्यान। जब सांस अंदर जा रही है तो आवाज आती सो, और जब बाहर निकल रही है तो हम। इसको अजपा जप कहते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा का अंश है, वो निरंतर इस बात को याद रखती है कि वो है वो मैं हूं। लेकिन हम चूंकि भूल गए हैं, हम संसार में फंस जाते हैं तो भूल जाते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ईश्वर के स्पर्श की अनुभूति होगी। आप सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से, ये वाले कानों से नहीं, अंदर से आपके सोहम की आवाज गूंजने लगेगी। 5 मिनट आप इसको करके देखिए, या सूर्योदय के समय केवल आप सूर्य की तरफ मुंह करके, ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और भाव करिए कि एक एक सूर्य की किरण मेरे एक एक सेल में एब्जॉर्ब हो रही है। वो भी एक प्रकार का उगते हुए सूर्य का ध्यान है, जो आप गायत्री मंत्र के साथ मंत्र और जप, मंत्र और ध्यान साथ साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इसमें कुछ सूत्र थे जो अब चलिए नहीं दिखाई दे रहे, पर लास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि आप टेक होम मैसेज में ये लेके जाइए। स्थूल शरीर के लिए आहार विहार का ध्यान रखना है, सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम, अच्छी पुस्तकों का, विचार संयम, कैसे विचार हमारे आ रहे हैं, और कारण शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जप, ध्यान, सेवा, निस्वार्थ सेवा। एक नियम ले लीजिए कि दिन में एक कोई ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, एक कोई कार्य, और उससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे। ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ये पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जो हमेशा आपको प्रसन्न रखेंगे। आप कुछ अच्छा काम करिए, देखिए कैसी आपको प्रसन्नता होती है ना, अलग लगता है, अरे आज मैंने कुछ बढ़िया किया, कुछ मैं कर सकता हूँ ये। और जैसे ही तनाव होता है तो नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल निकलते हैं, पूरी मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, नस नाड़ियों में सिकुड़न आ जाती है, फाइट फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, और तुरंत हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तनाव में इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, बीमार पड़ जाएंगे तनाव होगा। तो तनाव की स्थिति ना बनी रहे, तनाव आए उसको अलग करके दृष्टा भाव से देखिए, क्यों हो रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है, अच्छा ये कारण है, इसको मैं दूर करूंगा, साइलेंटली उस पर काम करेंगे, ठीक है। समस्या पे नहीं, समाधान पे हम फोकस करेंगे। समस्याएं हर के जीवन में आती हैं, समाधान पे फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर मनस्थिति बदल गई तो समझ लो परिस्थिति भी बदल जाएगी, सिंपल है ना। तो लास्ट में आपके लिए एक सूत्र दे रहे हैं, गुरुदेव का दिया हुआ है, सिर्फ ये मेरे कोई अपने विचार नहीं है, ये हमारे गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के दिए हुए सूत्र हैं, जो शाश्वत हैं और जिसको अपना करके बहुत लोगों ने अपना जीवन सफल बनाया है, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो आज वो आपको दे रहे हैं, ये 4 स्टेप्स आप अपना लीजिए, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। और या आप कह रहे हैं समग्र स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं वो आपसे दूर नहीं रहेगा। सबसे पहला है आत्मचिंतन, रोज अपने साथ बैठेंगे। विवेकानंद जी कहते हैं अगर हम अपने साथ नहीं बैठते तो एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य खो देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप विश्वास करिए, आप बहुत ही अभूतपूर्व अलौकिक व्यक्तित्व हैं, आपको अपने साथ 5 मिनट बैठना है। आत्मचिंतन, क्या मेरा गड़बड़ है, क्या सही है, गड़बड़ को हटा दिया, डायग्नोसिस बन गई तो ट्रीटमेंट आसान हो गया, है ना, यही तो डॉक्टर करता है। दूसरा हो गया आत्म सुधार, अगर मैं देर से उठता हूँ तो जल्दी उठूंगा, झूठ बोलने की आदत है उसे छोड़ दूंगा, कम पढ़ने की आदत है थोड़ा पढ़ाई में समय वो ज़्यादा लगाऊंगा, कहीं टाइम वेस्ट करता हूँ उसको ठीक कर दूंगा, है ना। लड़कियों को लगता है हम ठीक है ज़्यादा समय शीशे के सामने खड़े रहते हैं तो वो कम करेंगे, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप ये कम करेंगे। ये हो गया आत्म सुधार। और जब आत्म सुधार से आपने 2 3 4 दोष दुर्गुण अलग कर दिए तो जगह खाली हो गई ना, तो क्या होएगा, उसमें सद्वृत्तियां आएंगी, सद्गुण आएंगे, वो हो गया आत्मनिर्माण, है ना। तब आप नए व्यक्तित्व बन जाएंगे, आपके अंदर दिन प्रतिदिन नए गुणों का रोपण होता चला जाएगा। और फिर चौथा है आत्म विकास। जब आपके टीचर कहने लगे
अरे बेटा तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया, क्या कर रहे हो? मम्मी भी कहेंगे अरे कुछ तो चेंज है, कुछ तो तुमने नया किया। तब फिर ये औरों के साथ भी आप डिस्कस करिए वो चेंज, ये मैंने सूत्र अपनाए हैं, और वो जब औरों के साथ शेयर करेंगे, औरों को बदलेंगे, तो क्या होगा? आत्म विकास। तो ये है आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, इतनी आपने पेशेंस से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही सरलता पूर्वक आप लोगों को प्रिय शरीर से परिचित कराया। ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि वह अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच में आई। साथ ही साथ संयोग कई बार बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो आज बहुत ही अच्छा संयोग है। जैसे साधारणतः कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। डॉक्टर साहब गायनिकोलॉजिस्ट ने जैसा प्रारंभ में बताया था, तो हमारे साथ एक और सौभाग्य आज जुड़ा है कि हमारे ये जो आँख, कान और नाक होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग इंद्रियों के डॉक्टर। कोई खराबी आती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। मम्मी हमको अक्सर डांटती रहती है, जब देखो तो हेडफोन लगाया रहता है, कान में ठूसे रहता है, इसको हटाओ। हम नहीं मानते हैं ना ज्यादातर, क्योंकि हमको उसके विषय में बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है, केवल हम अपने मजे और आनंद से रिलेटेड ही बातें करते रहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के अंदर कानपुर के बहुत ही तजुर्बेकार ENT स्पेशलिस्ट मौजूद है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो 5 मिनट आप लोगों को दे, अपनी बात बताएं कि किस प्रकार से उनकी फील्ड में चीजें आप लोगों के नुकसानदायक हो सकती है और किस प्रकार से आप उनके पास जाने से बच सकते हैं। आज डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है, तो लोग बीमार होंगे तो मेरे पास आएंगे, लेकिन ये डॉक्टर ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास मत आओ, खुद से सही रहो, खुद से करो। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल क्या बोलना है। और ये हमारे ओम जी मेरे मेरी सीनियर हैं डॉक्टर संगीता सारस्वती जी, पीछे बैठे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिनको कल सुना था आपने। दूसरे बच्चे थे कल। नाक कान गले के विषय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत आपने बढ़िया, इतना सुंदर विवेचना सुनी है आपने स्वास्थ्य के लिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आजकल आप लोग हैंड्स फ्री इस्तेमाल करते हैं, कान लगाते हैं। हाँ बोलो, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? ईयर। हाँ, मैं एक चीज करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ये खुद बताएगा आपको कैसा लग रहा है। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ सर, तो जब हो रहा है, मैंने पेन का ये वाला हिस्सा सिर्फ इसको लगाया है, इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब आप हैंड्स फ्री या वो लीड जो भी बोलते हो प्रॉब्लम नहीं हो, जब आप कान में लगाते हो तो साउंड वेव्स डायरेक्टली आपके कॉर्निया, समझते हो, जो इनर ईयर में हो, इसको कॉर्निया बोलते हैं, वहां चोट कर देता है। तो उसमें एयर सेल्स होते हैं जो ऐसे ऐसे करके ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। अब खूब चोट मार रहे हैं आप, हल्के हल्के वो मरने लगते हैं और हल्के हल्के नॉइज इंड्यूस्ड डेफनेस आने लगती है आपके अंदर, आप बहरा होने शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा डेसिपेटेड साउंड, मतलब जैसे आप साउंड सुन रहे हैं तो उसको लोग कहते तो हैं मोबाइल वाले ये, इसमें साउंड प्रोटेक्शन है और वॉल्यूम प्रोटेक्शन है, कुछ नहीं, सब की बातें होती है, क्या करते क्या नहीं करते। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। मैडम ने क्या बताया,
आपको करना है। हाँ दुनिया आपको लूटने बैठी है, उन्हें पैसा कमाना है। आपको आदत डाल दी गई है मोबाइल देखने की। मैं अपने आई सर्जन डॉक्टर डीवीराज चौधरी से बात करना चाहता हूँ। हाँ अंधापन शुरू हो गया है, हाँ। ये भी बताएंगे इसके बारे में आपको। आप ये बहुत समझिए सीरियस है, कि बहुत हम- सीरियस। ये टेक्नोलॉजी हमें लूटने बैठी है। हम लूट रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। अरे एप्पल का लगाते हैं, अरे एप्पल का लगाओ, बनाना का लगाओ, ऑरेंज का लगाओ, किसी का लगाओ, वो आपका नुकसान कर रहा है और मैंने धोखा गया। तुम्हें कैसा लगा था जो मैंने बताया? आप समझ रहे ना? ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है आपके सामने। अब आपकी मर्जी है। मैडम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, अरे पता नहीं कैसे। 70 के लोग होते हैं। अगर आपके अच्छे के लिए बताया जा रहा है और आप उसको अगर समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं, यहां से सुनना समझना बिल्कुल बेकार है जब तक आपने उसको धारण नहीं किया, अपनी आदतों में उसको मिलाया नहीं है, तब तक सब बेकार है। मरीज मेरे पास आता है, मैं उसे देखता हूं, उसको इन्वेस्टिगेशन लिखता हूं, दवा लिखता हूं, वो दवा खरीद भी लेता है लेकिन खाता नहीं, सब बेकार, पूरा पड़ी हुई है वहां, वो ठीक नहीं होगा जब तक वो खाएगा नहीं। तो मैडम ने जितना बताया है उसे खाना है और अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो आई के बारे में तो बताओ जरा कि वो जो आजकल ब्लू स्क्रीन आप देखते हैं ना, वीडियो बताते हैं ना, 6 फीट की दूरी पर टीवी रखो, ये हाँ हम लोग खर्च करते हैं ऐसे करते, वो भी चादर ओढ़ के अंदर, मम्मी को ना दिखाई दे जाए कि क्या कर रहे हैं। आजकल आप लोग देखा होगा, आए दिन आंख में जलन, ये चुभन और आंखों में लाली और ये सब अक्सर आता है। छोटे छोटे बच्चे भी कंप्लेन करते रहते हैं। इसका मेन रीजन बस इन्हीं का एक्सटेंशन लेकर हम बता रहे हैं। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, किताबें कम पढ़ रहे हैं आजकल बच्चे, मोबाइल से या टीवी से या लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये सब चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जब ये सब चीजें आप देखते हैं, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि पलक नहीं चलती। जब पलक नहीं चलेगी तो क्या होगा, आपने तो जितना भी एवापोरेट वाटर एवापोरेट हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा। जब ड्राइनेस हो जाएगा तो हमारी फाइटिंग जो कोई भी बैक्टीरिया, कीटाणु, जो दूषित चीजें वो अटैक करती है ज्यादा, उसके बाद घाव बनते हैं, अल्सर होते हैं। तो मेन चीज ये है कि आप हर समय आप परेशान रहोगे, आप हर समय आप परेशान रहोगे, आंखों में जलन, ये सब चीजें, दूसरी बीमारियां पैदा होंगी। तो मेन चीज किताब पढ़ने की आदत ज्यादा डालिए, स्क्रीन कम करें। जितना भी स्क्रीन वो ऑटोमेटिकली है। फिर नहीं तो हम लोग आजकल लुब्रिकेंट से एक बिजनेस बन गया, जो 2 रुपए की चीज वही पानी हम लोग शीशी में भर के 200-300 रुपए में बेचते हैं। इस तरह क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? तो आप बेसिकली आप जितना कम स्क्रीन करेंगे, हेल्दी लाइफ, किताबें पढ़िए, दुनिया को ऑब्जर्व करिए, दोस्तों से थोड़ा बहुत गपशप करिए। तो आजकल इन सब चीजों के कारण आपस में हम लोग मिलने का समय नहीं होता, आउटडोर आपस में गेम्स बातचीत नहीं होता। तो हर चीज ये स्क्रीन के कारण इतना दूषित हो गया कि हर चीज हम अपने आप को भूलने लगे। तो एक आर्टिफिशियल दुनिया में हर समय रहता है। तो ये चीज ये है कि स्क्रीन को कम करिए, किताबें पढ़िए, अपने दोस्तों से, यारों से गपशप करिए। अरे हेल्दी लाइफ जो मैंने मुझे बताया। थैंक So Dr. Saraswat का Mani was so beautiful कि कितना मस्त म्यूजिक सुनाई दिया. That was an ovation to you. So आज डॉक्टर सारस्वत ने जो बोला, डॉक्टर सुधांशु ने जो समझाया, ये so beautiful, इतनी अच्छी तरह से, इतनी सरलता से आपको इतने कम टाइम में इतना समझाया, वो अगर वाकई में आप अपने जीवन में उसको लाएंगे, रेस्ट ऑफ द लाइफ इज सो गुड। आपको मेरे पास बीमारी के लिए आना नहीं पड़ेगा, गाइडेंस के लिए भला आ जाओ, और बीमारी में आने की जरूरत नहीं होती डॉक्टर के पास। एक चीज जो हम आजकल मोबाइल के लिए बात कर रहे थे, व्हाट्सएप ये सब जो स्क्रीन टाइम जो डॉक्टर चौधरी ने बोला कि बहुत बढ़ गया है। नाउ एक चीज जो समझने की है कि आपका जो शर्ट है, आपका पेन है, आपका बुक है, आपका फैन है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड,
खराब हो गया, फट गया, टूट गया, आप चेंज कर सकते हैं। You can throw it, get 100 shirts, get 100 sarees, anything you want. मगर क्या आप अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं? आपकी जो आईज है, आज आप मोबाइल में रगड़ रगड़ के यूज कर लोगे, तो जब तक आप मेरे उम्र में आओगे आपकी आईज की क्या है? यस, तो मैं कहना चाहूँगी आई एम वेरी ब्लेस्ड। MBBS में जब हमने 5 साल निकाले, तो आई वॉज द टॉप ऑफ माई बैच ऑल 5 years, 10 gold medals. I was also the girls badminton champion all 5 years. तो आज भी मेरा चश्मा नहीं लगा है, क्योंकि हमने पढ़ाई से प्रेम किया, मैंने पढ़ाई को बोझा नहीं सीखा। तो अगर आप लोग हर डेली लाइफ में साइंस को देखना सीखो, उससे प्रेम करो, पढ़ाई को जानो, पढ़ाई को समझो, रटो नहीं। क्योंकि आजकल आप लोगों का चैनल जो है, आप पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, खूब पढ़ा, एग्जाम दिया, उसके बाद 1 महीने बाद ब्रेन वॉश, कुछ याद ही नहीं आता। और आज आप मुझे पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए, 30 years पहले जो पढ़ा है वो भी बता दें, राइट? बस एक ही मंत्र है कि जो करो दिल से करो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग सबसे सारा बताया, जो करो दिल से करो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तो आप स्क्रीन टाइम के लिए जो अगेन हम बोल रहे हैं, ये बहुत देख रहे हैं। जब तक आप मेरी उम्र में आओगे, आई साइट चश्मा आपको तो देखिए कितने कितने लोगों का चश्मा भी लगते हैं। जब तक आप मेरे उम्र में आओगे, एंड याद रखिए कि हमारी जिंदगी में इतना स्क्रीन टाइम वर्क के लिए नहीं था, पर आप में से कितने कितने लोग होंगे जो वर्क के लिए एज अ करियर आप कंप्यूटर स्क्रीन को देखना ही होगा, राइट? यस। तो आपकी आइज का ऐसे भी रगड़न आगे होना से ज्यादा, तो आपका क्या होगा? क्या होगा? तो start taking of care of your eyes, रहम खाओ उनपे, उतना रगड़ो नहीं, म्यूजिक सुनो, आप सुनो। एंड आप जो डॉक्टर शिवांश ने कहा कि डोंट, मतलब जो सुनने का जो है आप दूर से सुनो, दैट इज फाइन, बट ईयर बार ये सब बिल्कुल नहीं। हमारे ईयर डैमेज होता है, परमानेंट होता है, उसका कोई समाधान नहीं है। यू कैन नॉट गेट अनदर ईयर, सुनाई नहीं है, फिर आप मोहताज हो जाते हो दूसरे। तो थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। यहाँ सारे डॉक्टर प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपना अपना तजुर्बा बताया। एक छोटी सी बात हम भी इसमें ऐड करते हैं, वैसे कहीं परिचय केवल गायत्री कार्यकर्ता के तौर पर ही देते हैं, लेकिन आप लोगों को बताएं इन चीजों की अभी सब लोगों ने बात करी, मोबाइल की, वो हमारा फील्ड है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि कंपनियां जितनी भी होती हैं उनका केवल एक ही मोटो होता है कि हमको तो केवल बिजनेस चाहिए, बिजनेस चाहिए, बिजनेस चाहिए। जितने भी बच्चे आज सोशल मीडिया पे बैठ के चीजें स्क्रॉल करते हैं, तो उनमें से आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा मन करता है हम बैठ के स्क्रॉल करें, छोटी छोटी क्लिप देखें, लेकिन वो करते 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 का 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, न जाने कितना समय बीत जाता है, लेकिन हमारे मन जहाँ होता है वहां का वहीं रह जाता है। ना वो हमारी सर्च खत्म होती है, ना हम कहीं पहुंच पाते हैं, ये वास्तविकता है। और मोबाइल जिसको हम लोग इतने करीब करके देखते हैं, उसमें बड़ी हानिकारक वेव्स होती हैं, मतलब इतनी हानिकारक होती है कि एक मोबाइल को यहाँ पे और यहाँ पे रखना भी बहुत होता है। पिछले सेशन में डॉक्टर साहब ने बताया था, आज भी इसकी चर्चा होगी। तो क्योंकि हमारा फील्ड है, इसलिए हमने सारी उसके रिलेटेड स्टडी करी है। आप लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मोबाइल खराब होता है तो हमारे पास आता है। तो इस आधार पे हम बिल्कुल आपको बता सकते हैं कि मोबाइल की रेडिएशन बहुत हानिकारक है। आने वाले दिनों में आपको यहीं पे यज्ञ के विज्ञान से बताएंगे कि किस तरीके से हम इस रेडिएशंस को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं, यज्ञ के विज्ञान से। आज बहुत समय ले लिया।
अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए कि इतने प्रेम से इतनी आहिस्ता से आप लोगों को